हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी। केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था। चैप्टर 7 की ये 11वीं वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो लेसन 7 की ये 11वीं वीडियो है। इस वीडियो से आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका वर्ग 16 के तत्व। इससे पहले हम आपका वर्ग 15 के तत्व पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर है 7 चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक के तत्व। कौन सा? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व चल रहे थे। तो पी ब्लॉक के तत्व में आप कौन कौन से, यानी कि इस 11 इंटर की हम बात करें तो इंटर में आप वर्ग 15, 16, 17 और 18 इन तत्वों को पढ़ेंगे, जिसमें से हमने आपका ये वाला पढ़ चुके हैं। अभी हमने करा दिया 10 वीडियो आपकी इसी वर्ग 15 पर ही आई हैं। अभी आज से आपका क्या वर्ग 16 स्टार्ट हो रहा है। तो जानते हैं कि वर्ग 16 के तत्व, तो वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं वो पहले तो वो पता होने चाहिए आपको। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपका पोलोनियम। अब इनको आपने किस तरीके से याद रखना है वो भी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। पहले तो ये समझिएगा ओ से क्या होता है आपका ऑक्सीजन, नाम भी पता होने चाहिए इसके। ये है आपका सल्फर, ये है आपका सेलेनियम, ठीक है, या आपका सेलिनियम भी लिखा जाता है, सिलीनियम भी लिखा रहता है कहीं पर क्या लिखा होता है, सिलीनियम भी लिखा होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बात एक ही है। ये है टेलुरियम, ठीक है, टेलुरियम, ठीक है। आपका कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी लिखा होता है टेल्यूरियम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और ये है पोलोनियम, तो ये आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके वर्ग 16 में। अब हम बात करते हैं इनके कि इनको याद कैसे रखा जाए ट्रिक से। तो देखिएगा, एक हमारे भाई साहब से सुल्तान, क्या नाम था उनका, सुल्तान बोले तो एस सुल्तान। ये सुल्तान भाई साहब हैं और ये घर में खाली पड़े रहते हैं। तो इनके दादाजी आए, इनसे बोले कि इनके दादाजी का कोई खत था, वो इनको कहीं भेजना था। तो भेजते कैसे, ही पुराने ज़माने की बात चल रही है तो वो हम पोस्ट के द्वारा भेजते थे, हैं। तो इनके दादाजी ने बोला कि भाई सुल्तान, तू हमारा एक काम कर, हमारा एक पोस्ट है, इसको मतलब एक खत है, उसको पोस्ट करिया, सेंड करिया। किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा। तो कैसे याद होगा, इनके दादाजी ने क्या बोला इनसे, ओ सुल्तान, ओ भाई सुल्तान, सुने है के, बोले ओ सुल्तान, सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट, SENT, सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट। ओ सुल्तान सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट, हो गया याद। कैसे? ओ सुल्तान सेंट टेलीग्राम बाई पोस्ट। ओ से ऑक्सीजन, एस सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इस तरीके से ये याद हो जाते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं, थोड़ी प्रकृति की बात कर लें। प्रकृति की हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कि ये जो आपके 2 एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये ऑक्सीजन और सल्फर आपके कहलाते हैं अधातु। क्या कहलाते हैं? ये इनकी गिनती होती है अधातुओं में। अब बात करते हैं सेलेनियम और टेलुरियम की, ये आपके भैया कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाती हैं? उपधातु कहलाती हैं भाई। और ये जो आपकी है भैया पोलोनियम, ये आपकी क्या है? धातु है। ये क्या है? आपकी धातु है। और धातु में भी हम यदि इसकी बात करें पोलोनियम की, तो ये आपकी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव धातु है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है पोलोनियम। तो इसकी हम स्पेशल कंडीशन नोट करके लिख दीजिए आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। IIT, NEET, नीट
और आपका एनडीए और एयरफोर्स, इन 4 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोलोनियम है ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ये इसकी हम बात करेंगे तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या खास बात होती है कि मान लीजिए कोई पदार्थ होता है तो इससे क्या होती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप क्या होती हैं, निकलती रहती हैं। इस तरीके से कुछ सीधी जाती हैं, कुछ इधर जाते हैं, कोई इधर जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, इससे कुछ किरणें, अदृश्य किरणें अपने आप निकलती रहती हैं। इन किरणों के निकलने के कारण इसका द्रव्यमान लगातार कम होता जाता है। अब मान लीजिए मैं हूं, मेरा मान लीजिए कोई वजन आपका, सपोज दैट कि ये 75 किलोग्राम मेरे अंदर वजन है, सपोज दैट 75 किलोग्राम है, और मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर से कुछ चीज़ें घटती जा रही है, तो मेरा द्रव्यमान घटता जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि यदि इसका आधा भी तो बचेगा, 32.5 है। यदि मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति का 60 किलोग्राम वजन है, वो घट रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा ये घट के कितना 30 रह जाएगा, यानी आधा। तो आधे कोई चीज अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी रह जाती है, उसी समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु। तो इसीलिए इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से हमेशा अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इसका द्रव्यमान लगातार कम होता जाता है। और जब ये कम हो जाता है तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसकी अर्ध आयुकाल, इसका अर्ध आयु इसकी होती है 13.8 दिन। अर्ध आयु का मतलब समझ गए कि यानी कोई भी एक, ये पोलोनियम की यदि हम मात्रा लेंगे, ये कोई पदार्थ है पोलोनियम, तो ये 13.8 दिन में अपना आधा रह जाएगा, यानी कि ये घटकर आधा रह जाएगा। यदि इस समय इसकी, आज यदि इसकी 100 ग्राम मात्रा है इसकी, तो 13.8 दिन बाद इसकी मात्रा सिर्फ 50 ग्राम बचेगी। फिर अगले 13.8 दिन बाद इसकी मात्रा 25 ग्राम बचेगी। फिर अपने अगले 13.8 दिन बाद फिर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 12.5। इस तरीके से इसकी अर्धायु होती है। अर्धायु का मतलब ये हमेशा आधा घटता रहता है, और इतने दिन बाद आधा रह जाएगा अपने प्रारंभिक मान का। ठीक है, जैसे 75 का आधा कितना होता है, 35 दूनी 70, ये तो कम हो जाएगा, यानी 37.5 होता है भाई। 75 का आधा कितना होता है, 37.5। समझ रहे हो? तो ये है आपका। तो आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कॉम्पिटिटिव की बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम। इनके सामान्य लक्षणों की हम बात करते हैं। सामान्य लक्षण पढ़ने से पहले आप इनके थोड़े से इनके क्रमांक भी पढ़ लीजिए। भाई ऑक्सीजन का जो क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 होता है, इसका 16 होता है, इसकी यदि हम बात करें तो 34, इसका 52 होता है, और इसका 84 होता है। ये क्रमांक भी आपको इनके पता होने चाहिए कि भाई ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का कितना होता है, 34, और आपका टेलुरियम का कितना होता है, 52, और इसका पोलोनियम का कितना होता है, 84। ये इसके क्या हैं, क्रमांक हैं। क्रमांक आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आपके इनके सामान्य लक्षणों को हम बात करते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। ठीक है, और सामान्य लक्षण पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस वर्ग का सबसे पहला तत्व ऑक्सीजन है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 16 के तत्वों को हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रथम सदस्य ऑक्सीजन है। ठीक है, अब दूसरी बात, देखिएगा, अब इसकी नई चीज पढ़ते हैं हम। ऑक्सीजन परिवार क्या, ओ सुल्तान, सेंट टेलीग्राम, बाई पोस्ट, ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व हो गए। अभी आपको इनका क्रमांक भी बता दिया है। ऑक्सीजन का क्रमांक 8, इसका 16, इसका 34, टेलुरियम का 52 और इसका 84, ये इसका क्रमांक होता है। अब हम इनकी बात करें तो इनको संयुक्त रूप में आप क्या बोलते हो, कैलकोजन। क्या, कैलकोजन या कैलकोजन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। क्या, कैलकोजन के नाम से भी हम इनको, कैलकोजन ऐसे लिखा होता है, तो कहीं कहीं पर कैलकोजन ऐसे भी लिखा होता है, कैलकोजेन, इस तरीके से भी लिखा होता है। इनका मतलब, इस कैलकोजन का मीन्स होता है आपका अयस्क बनाने वाले तत्व।
इनको हम क्या कहते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं इसको, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को। ठीक है, अब बात आती है इनकी उपलब्धता। उपलब्धता ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यदि हम बात करें पृथ्वी में, पृथ्वी पर की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी में, यदि हम पृथ्वी में हम बात करें तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? ध्यान से समझ लेना, पृथ्वी में सर्वाधिक, पृथ्वी में ध्यान समझ लेना, पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यदि हम बात करें भूप्रपटी की, भूप्रपटी की हम बात करें, भूप्रपटी के द्रव्यमान की, तो इसके जो द्रव्यमान है, भूप्रपटी का जो समस्त द्रव्यमान है लगभग आपका 40.6% में क्या होती है, उसका जो द्रव्यमान होता है, तो 40.6% द्रव्यमान उसमें ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें वायुमंडल की, वायुमंडल में हम यदि बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वायुमंडल की हम बात करें, वायुमंडल, या हम कर रहे हैं नॉर्मली वायु की बात, तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको पता ही होगा, वायु में सर्वाधिक मात्रा में आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन N2, और दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 20.962% होती है। मतलब लगभग आपको इसको कितना लिख देते हो? 21% के लगभग मान लेते हो। ठीक है, और ये जो होती है ये 72 पॉइंट कुछ होती है, लगभग इसको 73% मान लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं क्लियर है तो बाकी अदर गैस तो और में आती हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायु में कौन सी अधिक गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली ऑक्सीजन, 21% के लगभग। और बात करें तो पृथ्वी में यानी भूप्रपटी में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, आ जाता है पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला, पृथ्वी पर वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व सर्वाधिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटता या तो 71% दे रखी होगी, कहीं कहीं पर 72 दे रखी होती है, कहीं पर 73, तो लगभग 72 और 73 दे रखी होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को आपको पता है 20.9 कहते हैं या 21 कहते हैं, 21% के लगभग होती है। क्लियर होगी बात? और भूप्रपटी का जो द्रव्यमान है उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 40.6% के लगभग भूप्रपटी में पाया जाता है। ठीक है, सल्फर जो होती है, सल्फर आपका बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सल्फर की हम बात करें 70 पर 0.03 से 0.010 के लगभग % पाया जाता है पृथ्वी में केवल। मोस्टली ये क्या होता है? अयस्कों में पाया जाता है, कॉपर के अयस्कों में। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। और अयस्कों के नाम भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने इसके टॉपिक पर, यानी कि इनके सामान्य लक्षण की हम बात करेंगे। 16 के तत्वों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण की हम बात करें तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बात करें वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NH2NP4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? NH2NP4। हमेशा वर्ग 16 के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन H2 में और P2P4 में जाएगा। जैसे कि 8O था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4 हो गया 8। ऐसे ही आपका 16 एस सल्फर का बात करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इस तरीके से जाएगा। गिन लो 6 4 10 6 16। इसी तरीके से आपका 34 का कर लो, किसी का भी कर लो, लास्ट में आपका यही चीज़ आएगी। 34 वाले का करोगे तो आपका आएगा 4s2 और आपका जैसे इसमें आया 2 के बाद में 3 आया तो 4s2 4p4 आएगा। ऐसे अगला 5s2 5p4 आएगा। इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो यानी NH2NP4 इस प्रकार का ही होगा लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका P में जाएगा और P से पहले S में जाएगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं इसके दूसरा है इसका परमाणु त्रिज्या।
परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, देखिएगा, परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम और आपका पोलोनियम। तो इसकी त्रिज्या होगी इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर ये त्रिज्याएं बढ़ती हैं। आयनी त्रिज्या भी बढ़ती हैं। तीसरा है आयनी त्रिज्या। आयनी त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती हैं। बात चलिए ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ती है। फिर आती है आपकी आयनन एंथैल्पी। चौथा है आयनन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में क्या होती है, कमी आती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। अब आती है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्लियर होगी बात। और आपके जैसे गलनांक हैं, आपके थोड़े से एक दो पॉइंट और कर लेते हैं हम। गलनांक आपका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है। तीसरा है आपका क्वथनांक। क्वथनांक भी आपका बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक बढ़ता है, और आपका आयनी त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और बाकी ये आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, और आपका विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है। बस ये इसमें कम हो रही है, तो ये चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, यानी कि अब रुकिए, अब आते हैं अपने ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। यानी कि ये वर्ग 16 था, वर्ग 16, और वर्ग 16 में ये सारे तत्व थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम। तो इस वर्ग में ऑक्सीजन अपने अन्य सदस्यों से अलग भिन्नता क्यों रखता है, ये बतानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यानी कि ये अपने असामान्य है, ऑक्सीजन अपने अलग सभी तत्वों से असामान्य होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे पहली बात तो सबसे छोटा आकार होता है। क्या होता है? इसका छोटा आकार होता है, क्योंकि इसका क्रमांक 8 है, और 8 क्रमांक है, तो ये छोटा परमाणु क्रमांक, छोटा इसका आकार होगा। छोटा आकार है तो छोटी इसकी त्रिज्या होगी। बाकी का ये 84 है, तो ये बड़ा होगा, तो इसका सबसे छोटा आकार होता है, इसलिए ये भिन्न है। दूसरा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो क्या है दूसरा पॉइंट है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी। क्या होती है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। तीसरा इसका मुख्य कारण है कि ये जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, यह जल में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, बाकी और कोई भी तत्व नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, खास बातें हैं 3। तो अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे पता है क्या है, इनको कैल्कोजेंस, कहीं पर चैल्कोजेंस भी कहते हैं। देखिएगा, आपको हमने बताया था ना भी कैल्कोजेंस, तो कहीं कहीं पे ये क्या लिख रहा है, इसमें चैल्कोजेंस भी लिखा हुआ है। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस भी कहते हैं, यानी कि इनको संयुक्त रूप में हम, जैसे कैल्कोजेन बताया था उसको हम चैल्कोजेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंग्लिश में CH लिखा होता है, तो उसको कैल्को बोल देती है कोई किताब हिंदी में, तो कोई चैल्को बोल देते हैं। तो चैल्को कैल्को बात देखिए, इंग्लिश में मीन्स वही रहता है, यानी कि अयस्क बनाने वाले। ठीक है, अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और आपके
बोर्ड में, यूपी बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं, एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं। यानी कि क्या, H2O द्रव है जबकि H2O H2S गैस है। क्यों? H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? ये बताना है आपको। अब यानी कि H2O आपका द्रव है और ये आपका गैस है। ये द्रव इसलिए होता है, H2O में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। और हमने क्या बताया, ऑक्सीजन जल में क्या मतलब हाइड्रोजन बंध बना लेती है। तो ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध बना लेती है। तो ऑक्सीजन H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए ये द्रव रूप में मिलती है या मिलता है। जबकि H2S में, यानी कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, अतः द्रव रूप में नहीं पाए जाते हैं। जो द्रव रूप में पाए जाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बंध अवश्य होगा। तो जब ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेगा तभी तो ये जल में मिलेगा, तो यानी द्रव रूप में मिलेगा। तो ये द्रव रूप में इसलिए मिलता है, इसका कारण H2O द्रव होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2S गैस होती है, मतलब ये है कि द्रव नहीं होती है। ये द्रव इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए गैसीय अवस्था में पाई जाती है H2S। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों की अपेक्षा अधिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है आपका, कि वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिएगा भाई, जबकि वर्ग 15 पहले आ रहा है तो उसकी कम होनी चाहिए, लेकिन वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है जबकि 16 की कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिएगा वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं आपको पता है? वर्ग 15 में तत्व आते हैं, हमने बताया था कि नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। और वर्ग 16 में कौन से तत्व आते हैं? अभी बताया है, ओ सुल्तान, सेंट, टेलीग्राम, बाई पोस्ट, ये। ठीक है, इसका क्रमांक क्या क्या थे? इसका क्रमांक थे आपके 8, 16, 34 और 52, और ये है आपका 84। ठीक है, इसका क्रमांक क्या है? 7, 15, 33, 51 और 83, ये इसके क्रमांक है। अब आपको हम बता रहे हैं आयनल एंथैल्पी का मतलब समझो। सबसे पहले तो आयनल एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी, ये कोई मान लीजिए तत्व है X और इसके बाहरी कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए ये कोई तत्व है और तत्व के इसके बाहरी कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। तो इसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कहते हैं आयनल एंथैल्पी। किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा से या बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम कहते हैं आयनल एंथैल्पी। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए कि जैसे कि हमारी बाहरी जेब में 10 रुपये रखे, कोई आए बाहरी बंदा, उसको निकालने के लिए उसको कितनी हिम्मत चाहिए? अननोन कोई पर्सन आ जाए वो निकालने के लिए, तो उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अंदर एनर्जी लाएगा, अरे मैं छीन लूँगा उससे, तो वही क्या कहलाएगी? आपकी आयनल एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों की आयनल एंथैल्पी इसकी अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? तो उसका कारण ये है, पहले समझो कि आयनल एंथैल्पी यानी ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ से पता चलती है? देखिएगा, जैसे कि 3-4 कक्षक होते हैं आपके पास, S, P, D और F। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2, P में कितने? 6,
डी में 10 और एफ में 14, ये हो जाएंगे पूर्ण कक्षक, भर जाएगा। यदि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पूर्ण भर जाएगा, पी में 6 आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, डी में 10 आ जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा। और यदि अर्धपूर्ण की हम बात करें, अर्धपूर्ण की, तो इसमें 1 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 5 आ जाए और इसमें 7 आ जाए। यदि इसमें तो ये तो देखिएगा सबसे ज़्यादा स्थायित्व यदि किसी भी कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एफ में 14, डी में 10, पी में 6 और एस में 2, तो उसका स्थायित्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? बहुत अधिक, वो स्टेबल हो जाता है ज़्यादा। फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका पूर्ण रूप से कक्षक बढ़ जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता है। तो उसको कितनी भी ऊर्जा देते रहो तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी यदि उसके अर्धपूर्ण है, तो अर्धपूर्ण में भी हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है अपेक्षाकृत। यदि हम बात करें कि पी में आपके एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है और एक में 4 इलेक्ट्रॉन है और एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 6 वाले से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इसको तो बहुत ऊर्जा निकल जाएगा, पर बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी तब जाके निकलेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। दूसरे नंबर की हम बात करें, इसमें 3 है, तो ये पूर्ण है और ये अर्धपूर्ण है, तो मतलब ना इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे निकल तो जाएगा लेकिन इसको भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तब जाकर निकलेगा, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है। अब बात करेंगे हम 2 की और 4 की, तो भैया 4 से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 2 से भी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन 3 से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 3 पर ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है, अर्धपूर्ण, और यहाँ पर ये पूर्ण है। आप कहोगे सर ये तो 4 है, 3 पर ज़्यादा लगेगी ऊर्जा या 4 पर? तो आपका तो ऑब्वियसली से आंसर आएगा कि सर जी 4 पर लगेगी ज़्यादा। 4 पर नहीं, 3 पर लगेगी ज़्यादा। 4 पर तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये अर्धपूर्ण है और ना ही ये पूर्ण है, समझ रहे हो? ना तो ये अर्धपूर्ण है ना पूर्ण है। यदि मैं कह रहा हूँ P5, तो इस पर भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बेशक 5 इलेक्ट्रॉन लेकिन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ना तो ये पूर्ण है ना ही अर्धपूर्ण। तो यही कारण होता है कि ये जो देखिएगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3 प्रकार का, यानी कि इसके सभी के बाहरी कोष में आपका P में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4 प्रकार का, इसमें सभी में P में कितने 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4 ना तो पूर्ण है ना अर्धपूर्ण है, इसलिए इसमें सभी का देखो, ऑक्सीजन का कर लो, ऑक्सीजन का 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p4 आया ना, आया 4। तो 4 ना तो पूर्ण है ना अर्धपूर्ण है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसको तो थोड़ी सी ऊर्जा से ही निकल जाएगा, तो थोड़ी ऊर्जा थोड़ी आयनल एंथैल्पी होगी। लेकिन इसमें 7 का करना जा रहा, 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 1s2 2s2 2p3 3 आएगा। तो 3 क्या है? ये अर्धपूर्ण हो गया, यानी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसमें भी P में 3 आएगा, इसमें भी P में 3 आएगा, इसमें भी। तो मतलब क्या? मतलब कि इसमें सभी क्या अर्धपूर्ण होंगे। सभी अर्धपूर्ण होंगे तो अर्धपूर्ण पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जबकि ये ना तो अर्धपूर्ण है ना पूर्ण है, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात के ये वर्ग 15 के तत्वों की आयनल एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि वर्ग 15 के सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में प्रवेश करता है और P कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात P कक्षक अर्धपूर्ण होता है। जबकि वर्ग 16 के तत्वों में अंतिम P कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि ना तो अर्धपूर्ण है ना ही पूर्ण है, इसलिए इसमें कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जबकि वर्ग 15 से कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए ये इसकी आयनल एंथैल्पी अधिक होती है। ये तो बहुत लंबा थ्योरी होगी, सिंपल सा लिख दो कि वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 प्रकार का होता है, जबकि वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 प्रकार का होता है। NP3 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कम, NP3 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये अर्धपूर्ण है। जबकि NP4 से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ना तो ये अर्धपूर्ण है ना ही ये पूर्ण है। अतः वर्ग 15 के तत्वों की आयनल एंथैल्पी अधिक होती है। क्लियर हो गया?
अब और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, उनकी कोई आवश्यकता ऐसा नहीं है, ठीक है। छोड़ो मारा गोली, बाकी हम आगे कराते रहेंगे। अब चलाएंगे आपके ऑक्सीजन। अब चलेगी आपकी डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सचित्र वर्णन करेंगे, प्रयोगशाला विधि, तो वो कल की वीडियो में करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ के बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी आपने। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सेकंड चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके लिखा होगा आवर सेकंड चैनल, मनोज सर नाम से वो सेकंड चैनल है। उस पर 12th क्लास की हिंदी की पूरी तैयारी कराई जा रही है और 12th क्लास का मैथ लाइव चलता है। आपको पता ही होगा, जो नए लोग हैं उनको पता चल गया, आप तो उसको जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम कल आपकी नई वीडियो में एक नए खूबसूरत लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।